गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मनसा केमिस्ट्री पे स्टार्ट करने लगे हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आपके माइंड में पहले क्वेश्चन आ रहा होगा कि लैंग्वेज कि केमिस्ट्री की भी कोई लैंग्वेज होती है। तो यस, केमिस्ट्री की भी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। जैसे आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज है। आप ये सब तो सुनते आ रहे हैं, बट आपने कभी ये नहीं सुना होगा केमिस्ट्री लैंग्वेज। और जिस इंसान को ये लैंग्वेज नहीं आती है उसको कभी भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले उसकी लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझ जाओगे तो आपको केमिस्ट्री भी समझ आने लग जाएगी। ये चैप्टर मैं बहुत बेसिक से शुरू करने वाली हूँ, तो प्लीज़ विदाउट एनी स्किप, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, फिर उसको मैं केमिस्ट्री में बताऊंगी आपको क्या डिफरेंस है इसमें। आप इंग्लिश में C4 पढ़ते हो, कैट, बट हम केमिस्ट्री में C4 कैट नहीं, C4 कार्बन पढ़ते हैं, C4 कार्बन पढ़ते हैं। बट इंग्लिश में C4 कैप भी हो सकता है, C4 कैप भी हो सकता है, बट केमिस्ट्री में C4 कार्बन ही रहेगा। अगर किसी एलिमेंट का नाम C से स्टार्ट भी हो जाता है तो उसका पहला सिंबल C नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे कॉपर, कॉपर, अब कॉपर क्या है, C से स्टार्ट होता है, बट हम C से कॉपर नहीं बोलेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम क्या बोलेंगे, C से क्या है, कार्बन, और इसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, U। कॉपर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, CU, तब जाके क्या बनेगा। केमिस्ट्री किसको डिनोट करेगी, कॉपर को डिनोट करेगी, CU के लिए। बट केमिस्ट्री में C4 कार्बन ही होगा। इंग्लिश में एक लेटर से 2 वर्ड निकल आते हैं, बट केमिस्ट्री में जो सिंबल होगा उसका एक क्या होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट होगा। एक ही सिंबल का एक ही एलिमेंट होगा, 2 नहीं हो सकते हैं। तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, सिंबल्स को समझते हैं पहले। तो सिंबल्स क्या होते हैं, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को लिखने के लिए उसकी एक शॉर्ट फॉर्म है जो क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी स्पेसिफिक एलिमेंट को। मीन्स अगर जिसकी शॉर्ट फॉर्म है उसी एलिमेंट के बारे में हमें पता लगेगा। अदरवाइज अगर कोई और एलिमेंट होगा तो उसके लिए कोई और सिंबल प्रेजेंट होगा। जैसे हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, H, ठीक है। कार्बन, कार्बन के लिए C, फर्स्ट लेटर लेते हैं हम। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए N, ठीक है। वैसे ही क्या है, हीलियम। अब देखो ये मैंने हीलियम क्यों लिखा है यहाँ पे, आपने देखा हाइड्रोजन H से स्टार्ट हुआ, बट हीलियम भी क्या है, H से स्टार्ट है, बट हम इसको H से डिनोट नहीं करेंगे। इसको हम H से डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक क्या है, सिंबल है। स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक क्या है, एक सिंबल है। और हीलियम अब हाइड्रोजन के लिए H तो लग चुका है, तो मतलब H अब दोबारा नहीं लगेगा। तो हीलियम को अगर हमने लिखना है तो हीलियम के लिए हम स्पेसिफिक सिंबल क्या है हमारा, HE, जो डोनेट करता है हीलियम को। वैसे ही कॉपर, मैंने पहले भी एग्जांपल ली थी कॉपर की कि C से क्या हो गया, कार्बन, अगर CU लिखा होगा तो वो डोनेट किसको करेगा, कॉपर को। वैसे ही क्रोमियम है, क्रोमियम के लिए क्या हमारे पास, Cr। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं सिंबल्स के बाद एलिमेंट्स, क्योंकि आपने जो अभी कार्बन हाइड्रोजन के सिंबल्स देखे थे, तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट्स हैं। तो हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स। आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे एक वर्ड है प्योर, यहाँ पे एक वर्ड है प्योर। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें
नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो प्योर का मीन्स क्या होता है कि जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, नो इम्प्योरिटीज, नो इम्प्योरिटीज, कोई भी इसमें इम्प्योरिटी ना हो। बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब होता है कि सेम थिंग से कोई चीज बनी हो, सेम सब्सटेंस से कोई चीज बनी हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक गोल्ड का कोई पीस ले लिया, ओके, ये क्या है, एक गोल्ड का पीस है। अब मैं आपको बता दूं पहले, गोल्ड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ए यू। जो गोल्ड का सिंबल है वो क्या है, ए यू। अगर मैं कहूँ दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज अ एलिमेंट, दैट्स मीन्स जो गोल्ड के अंदर, जब आप गोल्ड को ब्रेक करके देखोगे तो उसके अंदर जो भी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट, वो किसके होंगे, सारे के सारे गोल्ड के, ए यू। ये भी क्या हो जाएगा, ए यू, ये भी क्या, ए यू, ए यू। अगर आप इस गोल्ड की कोई पीस निकाल के भी देखते तो वहां हर एक पीस में क्या होगा, ए यू प्रेजेंट होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, गोल्ड इज अ एलिमेंट बिकॉज इट इज अ प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक ही तरह के सारे क्या होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं। हमारी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। आइए मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमें बोलते हैं 2 का टेबल लर्न करो, तो एक 2 का टेबल लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो वैसे ही केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए एक टेबल बनाया गया है, एलिमेंट्स को याद रखने के लिए एक टेबल बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। जैसे मैथ्स में आप 2 1 जा 2 पढ़ते हो, वैसे ही क्या है, हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, हाइड्रोजन। सेकेंड क्या है, हीलियम। थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम एंड फिफ्थ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरी एंड नियोन। 10th पे कौन है, नियोन। ये आपका एक पीरियोडिक टेबल है ताकि आप इसको इजीली क्या कर सको, लर्न कर सको। अब जैसे यहाँ पे 2 पीरियड बनाए गए हैं, यहाँ पे क्या है, मेटल्स, इस साइड क्या पड़े हैं आपके, नॉन मेटल्स। लास्ट में जो आपके यहाँ पे है वो क्या है, नोबल गैसेस। वैसे ही लास्ट में जो लेंथेनॉइड सीरीज है, एक्टिनॉइड सीरीज, उनको बाहर निकाल के रखा हुआ पीरियोडिक टेबल से, ड्यू टू इट्स कुछ एक्सेप्शन करके इनको यहाँ पे क्या रखा है, आउटसाइड रखा गया। तो मेटल वाली साइड को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ये क्या है, सेंटर में डी ब्लॉक एंड यहाँ पे क्या है, पी ब्लॉक, एंड लास्ट में यहाँ पे नीचे जो है वो है एफ ब्लॉक। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आप इजीली इसे लर्न कर सको। नेक्स्ट जो हमने इसमें स्टार्ट करना था, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स थे उनको लिखने के लिए 3 रूल्स थे। फर्स्ट रूल तो हमारे पास ये था कि एलिमेंट्स का जो भी फर्स्ट लेटर होगा उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जो भी हमारे पास एलिमेंट से हाइड्रोजन है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, एच, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एच लिख देंगे। सिमिलर बोरोन, तो फर्स्ट लेटर क्या है, बी, तो मैंने इसका सिंबल क्या लिखा है यहाँ पे, बी। थर्ड इज कार्बन, कार्बन का सी, यहाँ पे क्या आ गया, सी। बट सेकंड रूल के अकॉर्डिंग वो कहता था, क्योंकि देखो हाइड्रोजन एक बार ही आ चुका है, H फॉर हाइड्रोजन हो गया, तो H फॉर हीलियम नहीं हो सकता है। तो सेकंड रूल वो कहता था कि फर्स्ट जो लेटर होगा वो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, बस जो सेकंड लेटर होगा वो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर लिखेंगे। मतलब फर्स्ट 2 लेटर आपने इसमें लेने होते थे। ये सेकंड एग्जांपल क्या है, नियोन गैस की, तो नियोन क्या है, NE, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, NE सिंबल लिया है। और कुछ हमारे पास एलिमेंट ऐसे थे जो उनके लैटिन नेम के अकॉर्डिंग उनके सिंबल्स रखे गए थे, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे सिल्वर AG, गोल्ड AU, सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। वैसे ही पोटाशियम, पोटाशियम का क्या होता है, K, पोटाशियम का क्या होता है, K। तो आपको ये सारे लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं एलिमेंट्स के बाद एटम के बारे में। तो एटम क्या है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन
एलिमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गोल्ड की मैंने एग्जांपल ली थी कि गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है। गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि एलिमेंट क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस के होते हैं। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे बात की थी कि जो गोल्ड है उसमें क्या है, एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं। एटम्स क्या है, प्रेजेंट है। वो कौन से एटम्स थे, AU गोल्ड के एटम्स क्या थे, इसके अंदर प्रेजेंट थे। तो आपको एटम से मैं यही समझाना चाहती हूँ कि एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, और वो फ्रीली इन नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर मैं आपको पूछूं कि आपके आसपास कोई भी जो बिल्डिंग है या फिर कोई वॉल है तो वो किस चीज से बनी है, तो आप सिंपल एक रिप्लाई दोगे कि ये किससे बनी हुई है, ब्रिक से। किससे बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है। ओके, ये किससे बनी हुई है, वॉल ईंटों से बनी हुई है। तो जो इसमें अगर वो अकेली एक ईंट है तो वो कुछ भी नहीं है, बट अगर जब वो बहुत सारी ब्रिक्स मिलके एक वॉल बन चुकी है तो वो एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए क्या है, एटम भी क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। एटम भी क्या, इसीलिए वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड्स में फ्रीली एग्जिस्ट कर सके। Molecules of an element consist of one or more atom of an element chemically combine। अब मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि सेम टाइप के एटम ही आपस में कंबाइन करते हैं ताकि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि अकेला एटम तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट जब वो अपने ही एक एटम के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या होता है, एक स्टेबल हो जाता है, जिस करके वो क्या है, फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसमें क्या आती है, मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, टेट्राटॉमिक भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोटॉमिक की क्या है एग्जांपल, नोबल गैसेस जैसे नियोन। मैं अब सिंबल यूज कर रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सिंबल को पहचानने में। बार बार आप सुनते रहोगे तो आपको सिंबल्स की पहचान हो जाएगी। AR आर्गन। वैसे ही डायटॉमिक में जो एग्जांपल आती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ट्रायटॉमिक में क्या एग्जांपल है आपकी, ओजोन। ओके, वैसे ही अगर हम 4 में एग्जिस्ट करवाते हैं मॉलिक्यूल को तो टेट्रा एटॉमिक, और अगर अनकाउंटेबल है तो हम क्या कह सकते हैं उसको, पॉली एटॉमिक। मतलब अगर 3 या 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में एटम प्रेजेंट है तो हम उसको पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये किसके बारे में पढ़ा आपने, मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मॉलिक्यूल्स में हम क्या लेते हैं, मॉलिक्यूल्स में हम लेते हैं सेम एटम को कंबाइन करवाते हैं। जैसे क्लोरीन तो क्या बन गया, Cl2। अच्छा, आपको एक बात बताना और भूल गई हूँ, एक हमारा आता है एटॉमिसिटी। ये वर्ड क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करवाता है कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब जैसे यहाँ पे एक है तो इनकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1 अब यहाँ पे कितना है, 2, तो ये एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की, 2, नाइट्रोजन की भी 2, क्लोरीन की भी क्या है, 2, तो ये डायटॉमिक है। अब यहाँ पे एटॉमिसिटी क्या है ओजोन की, यहाँ पे कितना लिखा है, 3, तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो क्या हो जाएगी, 3। वैसे ही अगर यहाँ पे S8 होगा, यहाँ पे क्या होगा, S8, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 8। तो एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। अभी हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स में क्या था कि सेम एटम कंबाइन थे, बट कंपाउंड में क्या है कि एलिमेंट तो एटम तो यहाँ पे भी कंबाइन होंगे, बट वो क्या होंगे, डिससिमिलर। वो सिमिलर नहीं होंगे। मॉलिक्यूल्स में हम सेम एटम को कंबाइन कर रहे थे, जैसे क्लोरीन को किया तो Cl2 बना था, बट कंपाउंड में ऐसे नहीं होगा। जैसे हमारा कंपाउंड है वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2O।
अब इसमें देखो हाइड्रोजन भी इंक्लूड है और ऑक्सीजन भी इंक्लूड है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, इंक्लूड है। तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड। क्या हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया। कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें कि वाटर में कौन से एटम प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स क्या है, प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिसिमिलर। अब जैसे फॉर्मूला पढ़ना नेक्स्ट हमने, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हो, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। सम सॉल्व करने के लिए क्या होते हैं, ऐसे फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। बट केमिस्ट्री में ऐसे फॉर्मूले नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, कंपाउंड्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं। जैसे अभी हम बात इसी करते हैं वाटर, तो हम बोलेंगे वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। वैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2SO4। H2SO4। तो ये क्या है, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। ये क्या है, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। जब तक आपको सिंबॉलिक फॉर्म नहीं आएगी तब तक आपको रिएक्शंस का भी नहीं पता लगेगा कि कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है। अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिखना सिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप में, केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं। अगर हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमने कार्बन की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ और आपको क्या मिला यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ we react carbon and oxygen we get कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो होगी आपकी नॉर्मल फॉर्म की, आपने कोई रिएक्शन को होते हुए देखा और आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। बट ये क्या लग रही है, जस्ट एज अ एक लाइन लग रही है कि किसी आपने इंग्लिश की बुक से कोई एक लाइन उठा ली है। बट अगर मैं इसको केमिकल इक्वेशन, मतलब इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखूं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ वी रिएक्ट कार्बन, रिएक्ट कर रहा है कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमारे पास क्या बन रहा है प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको देखो और इसको देखो, इसमें से बेटर कौन सी लग रही है, ये वाली। पर ये उसी को समझ आएगी जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज आती है, और ये उसको समझ आएगी जिसको इंग्लिश आती है। बट ये किसको समझ आएगी, जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज आती है। अब कुछ केमिकल इक्वेशन के कुछ रूल्स हैं लिखने के। फॉर एग्जाम्पल, ये साइड कौन सी होती है, रिएक्टेंट। ये साइड कौन सी है, रिएक्टेंट। और ये क्या है, इस साइड प्रोडक्ट। ये कौन सा साइड है, प्रोडक्ट। मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, रिएक्टेंट, और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट। फर्स्ट रूल तो ये है। और हमेशा जब भी हम कोई एटम्स को कंबाइन करते हैं तो बीच में क्या लिखते हैं, प्लस का साइन, दोनों साइड। अगर यहाँ भी कभी कोई और प्रोडक्ट बना होता तो हम उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे साइड में मेंशन करते हैं। जैसे इन दोनों का अगर रिएक्ट करते हैं तो साइड में हीट भी रिलीज होती है, तो हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। किससे करते हैं, डेल्टा से। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस। तो गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो यूज करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कुछ साइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरो है, जहां भी इस एरो का हेड होता है तो वो सामने वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। सामने वाला क्या होता है, प्रोडक्ट, और टेल साइड क्या होता है, रिएक्टेंट। बट ये कभी इस तरह भी ये एरो आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। क्या होता है, रिवर्सिबल, कि ये रिएक्शन इधर को भी प्रोसीड हो सकती है और ये रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। अगर ये साइन है तो ये साइन किसका है, हीट का।
ये साइन किसका है? हीट का। अगर कोई रिएक्शन आपको दी है और उसके ऊपर ऐसा निशान है तो मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है हमने उसको क्या करा है? हीट करा है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, अगर प्रोडक्ट के साथ ऐसे एरो लगाया होगा, ऐसे एरो लगाया होगा तो मतलब जो पार्टिकल्स थे वो प्रेसिपिटेट हो गए हैं और वो नीचे जम जाएंगे। नेक्स्ट एरो अपवर्ड का मीन्स है कि कोई गैसियस इवॉल्व हुई है रिएक्शन के थ्रू। जैसे अभी हमने CO2 की एग्जांपल की थी तो मैंने ऐसे एरो लगाया था कि ये CO2 क्या है? गैस इवॉल्व हुई है रिएक्शन में से। सेकेंड क्या है? यहाँ पे कुछ साइन है, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड एंड AQ का मतलब है एक्वास। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल, एक्वास। जब भी कोई सोल्यूशन वाटर में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्वास बोलते हैं, वाटर नहीं बोलते हैं। एक्वास आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आप एक्वागार्ड बोलते हो, घर में वाटर फिल्टर होता है तो उसका नेम क्या होता है? एक्वागार्ड। तो एक्वा वर्ड से आप याद रख सकते हो, एक्वास का मतलब होता है वाटर। तो ये कुछ साइन है जो आप केमिस्ट्री में यूज करते हो रिएक्शंस को लिखने के लिए। नेक्स्ट हम जो पढ़ने लगे हैं वो बैलेंस है। केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे ताकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या हो? बराबर हो। केमिकल रिएक्शन में एक रूल आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का, कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो ना ही कोई लॉस होता है और ना ही कोई गेन होता है। जो मैटर इस टर्म में केमिकल में होता है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, मतलब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है और दोनों साइड क्या रहती है? बैलेंस रहती है। तो अभी हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे। बैलेंसिंग को आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि ये एक बैलेंस करने वाला एक तराजू है, ठीक है। ये बैलेंस करने वाला क्या? एक आपका तराजू है। इसको आप बैलेंस को आप यहाँ से याद रख सकते हो कि ये क्या आपका बैलेंस करने के लिए एक इक्विपमेंट्स है। जैसे कि यहाँ पे इस साइड क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट, और एक साइड क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। अगर तो ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल सही है। अगर ये अप एंड डाउन है, अगर ये क्या हो जाए? अप या डाउन हो जाए, ये क्या हो जाए? अप और डाउन हो जाए, जैसे ये, तो हम इसको बोलेंगे अनबैलेंस। क्या बोलेंगे इसको? अनबैलेंस, कि मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट क्या बने हैं? कम बने हैं। तो बाकी के एटम्स कहाँ गए? तो हमें क्या करना पड़ता है? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, कैसे करते हैं। अभी जो मैंने आपको एक बैलेंस दिखाया था, ठीक है, वो तो नॉर्मली सिंपल लोगों को समझाने के लिए था। अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आपको एक इक्वेशन देख के ही उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा फोकस देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th में जाके इससे 100% क्वेश्चंस आते हैं बैलेंसिंग के। अब देखो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। एक तो आप रिएक्टेंट लिखो सबसे पहले, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। सबसे बेस्ट मेथड है ये। अगर आप न्यू हो बैलेंसिंग में तो आप ये मेथड बिल्कुल यूज करना। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, और वैसे ही क्लोरीन के एटम भी कितने हैं? 2। बट अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूं तो हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी क्या है? मेरे पास 1 है, ठीक है। तो ये अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे क्या है? ये 1 है। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई, तो मेरे पास अब बराबर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 ही क्या हो गए? क्लोरीन हो गए। 2 ही क्या हो गए? क्लोरीन हो गए। तो ऐसे क्या हो गई? ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल जो है Zn जिंक प्लस HCl एंड यू विल गेट जिंक क्लोराइड प्लस H2। अब ये क्या है? इक्वेशन अनबैलेंस है। फर्स्ट रूल मेरा क्या था कि पहले आपको अपने एटम्स लिख लेने हैं, कौन से एलिमेंट आपके पास है। एक मेरे पास यहाँ पे जिंक है, जिंक कितना है? 1। यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन भी क्या है? 1। क्लोरीन भी कितना है मेरे पास? 1। बट जब मैं इधर आती हूँ तो मेरे पास जिंक कितने हैं? 1। क्लोरीन मेरे पास यहाँ पे 2 हो गए हैं
और हाइड्रोजन भी मेरे पास क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या हो गए मेरे पास, 2 हो गए। इसको मैं बराबर पे लिख लेती हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए देखने में। क्लोरीन 1 और हाइड्रोजन भी कितने हैं मेरे पास, 1। ओके, यहाँ पे क्या है, 2। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि मैं कम तो नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 2। ओके, अब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो मतलब ये हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्लोरीन से भी हो रहा है। तो यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, 2। तो यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी कितना है, 2। और यहाँ पे कितना है, जिंक 1। अब देखो जिंक 1, यहाँ भी जिंक 1, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, 2 है, यहाँ भी क्लोरीन क्या हो गया, 2। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी क्या हो गया, हाइड्रोजन 2। तो हमारी क्या होगी, ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। तो ये था हमारा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने आपको कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी हैं। ये अनबैलेंस है, आपको इनको क्या करना है, बैलेंस करना है और कमेंट्स में आपने इसको बैलेंस करके बताना है मुझे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके, और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।